यूपी में नकली दवाइयों का खेल, कानपुर से पकड़ी गई 15 करोड़ की नकली दवाएं, करोड़ों को कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग, सीएम योगी और पीएमओ को लिखी गई चिट्ठी। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर हाईकोर्ट के फैसले पर मची रार, सपा ने योगी सरकार को घेरा, अब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। झांसी जेल पहुंचे अखिलेश यादव, जेल में बंद पूर्व विधायक से की मुलाकात, अखिलेश ने कहा फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है योगी सरकार। हरदोई में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे दिव्यांग, कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग के लगा रहे चक्कर, लापरवाही का परिणाम भरना पड़ रहा दिव्यांग को। और संत श्री आसाराम बापूजी के साधकों ने किया तुलसी पूजन, लखनऊ में निकाली गई भव्य झांकी, रैली में शामिल हुए हजारों साधक, शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली रैली। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों कानपुर में मैक्लेओड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी ही कंपनी के फॉरवर्ड एजेंट कपूर एजेंसी के डायरेक्टर के खिलाफ कानपुर के चकेरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उनके ऊपर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके लगभग 15 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया था। बाजार में नकली दवाएं होने की सूचना यूपी के कई अन्य जनपदों से भी आ रही है। इधर ओसीडी यूपी के प्रदेश महामंत्री सुभाष चौहान ने मांग उठाई है कि कौन कौन सी नकली दवाइयां बेची गई और कहां कहां बेची गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि आम आदमी उससे बच सके। और इसके लिए पीएमओ के साथ सीएम योगी को भी पत्र भेजा गया है और साथ ही इसमें मांग की गई है कि मौत के इन सौदागरों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 15 करोड़ 28 लाख रुपए की दवाई का बाजार में बिकना एक गंभीर विषय, क्योंकि इसमें गंभीर रोग यानी कैंसर जैसी बीमारी के भी इंजेक्शन होंगे। कम से कम अगर आप ये जोड़ लें, इसमें आर्थिक नुकसान के हिसाब से 15 करोड़ 28 लाख रुपए की जीएसटी की चोरी, इससे ये प्रतीत होता है यानी उत्पादक कंपनी के मालिक और उसके एजेंट के बीच का ये एक दलाली का केस है, जिसमें सीधा सीधा दोनों मिले हुए थे। चूँकि इसमें गंभीर आर्थिक अपराध का केस था, ये अपराध शाखा को ही जाना चाहिए था। इसमें सभी लोगों की मिली भगत से टैक्स की चोरी की गई और अवैध रूप से लोगों को मारने की एक व्यवस्था, उसमें दवाई बनाई गई नकली और उसे बाजार में बेचा गया। वाइट्स कंपनी की दवाइयों के संबंध में सितंबर माह में भी एक लेटर लिखा गया था ड्रग कंट्रोलर महोदय को, जिस पर कोई उचित कार्रवाई ना होने के कारण अभी तक वह पुणे मजबूर हुए माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उत्तरदायित्व जिनका है संस्थाओं को पत्र लिखने के लिए, क्योंकि इस प्रकरण में न सिर्फ जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसी के साथ साथ भारी मात्रा में जीएसटी की चोरी के रूप में सरकार को राजस्व की भी हानि हुई है। कानपुर में जो एक फर्जीवाड़ा हुआ है, कंपनी मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स के विधिक सलाहकार द्वारा एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस पर 15 करोड़ 28 लाख रुपए की दवाओं का बताया कि ये नकली दस्तावेज बनवा के बेची गई। गंभीर विषय ये है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। 15 करोड़ की दवाएं सप्लाई हुई कहाँ सप्लाई हुई। हमने 3 महीने पहले विभाग को भी एक पत्र लिखा था, ड्रग कंट्रोलर महोदय लखनऊ को, उसमें भी शायद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके तत्परांत कई जनपदों से हमारे पास फ़ोन आए कि साहब ये बहुत गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, मैं दवाई मार्केट में कहाँ गई, इससे राजस्व की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। जीएसटी का राजस्व का कितना नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और विभाग से संबंधित सभी अधिकारी। इधर खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। नवही गांव के समीप स्थित खेत में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के आधे से ज्यादा हिस्से को जानवरों ने अपना निवाला बना लिया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार खेत घूमने निकले किसानों ने खेत में एक नवजात का शव देखा।
तो सहम गए। शव के अधिकांश हिस्से को जानवरों ने नोच खाया था। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। ग्रामीणों की माने तो किसी मां ने लोकलाज के भय से नवजात का शव खेत में फेंक दिया होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इधर खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां उप परिवहन विभाग के आयुक्त के विश्वकर्मा विभाग में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। फाइलों की समीक्षा बैठक करते हुए विभाग के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व पर संतोष जाहिर किया और उम्मीद जताई कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है उसको परिवहन विभाग के ARTO प्रवर्तन के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा और विभाग की जो महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो चुकी हैं उस संबंध में भी दोषी कर्मचारियों को जल्द से जल्द फाइल ढूंढकर उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर के संबंध में बताया कि उसकी जांच पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए शासन को अवगत कराया जाएगा। बताते चले कि पिछले 2 सालों से परिवहन विभाग में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले से प्रशासन भी चौकन्ना नजर आ रहा है। तेरह तारीख को उन्होंने निर्देश किया है कि वाराणसी परिक्षेत्र का, जिसमें 14 जिले हैं और 4 संभाग है, उनका जो है निरीक्षण जो है किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से राजस्व वसूली की समीक्षा और प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा है, क्योंकि पूरे विभाग का जो लक्ष्य है 10,800 करोड़ रुपया वार्षिक है। वर्तमान समय में जो लक्ष्य के सापेक्ष पूरे स्टेट की प्राप्तियां हैं लगभग 81% है और इस वित्तीय वर्ष में मात्र जो है 3 महीना अवशेष रह गए हैं। तो सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो 3 महीना अवशेष हैं तो इन अवशेष 3 माहों में लक्ष्य के सापेक्ष 100% लक्ष्य की प्रतिपूर्ति की जाए। इसके लिए उन्होंने जो है DTC लेवल के उप परिवहन आयुक्त स्तर के जो मुख्यालय में तैनात अधिकारी हैं उनको 2-2 जोन में निरीक्षण हेतु जो है। इधर खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां पहाड़ पर पट्टा धारकों द्वारा 4 इंच ब्लास्टिंग कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पहाड़ के नीचे ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ का है, जहां पहाड़ धारकों द्वारा पत्थर तोड़ने के लिए मानकों को ताक पर रखकर अवैध ब्लास्टिंग करवाई जाती है, जिसके चलते पहाड़ के पत्थर लोगों के घरों में गिरते हैं। इसके साथ ही ब्लास्टिंग होने से बहुत तेजी के साथ कंपन होता है, जिससे लोगों के घर गिरने का डर भी बना रहता है। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर लोगों ने पहाड़ के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कहा कि जब तक ब्लास्टिंग बंद नहीं होती तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पत्थरों का तुड़ान करने के लिए मशीनों और अवैध ब्लास्टिंग का सहारा लिया जाता है। इस अवैध ब्लास्टिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने धरना देकर अधिकारियों से अवैध ब्लास्टिंग बंद कराए जाने की मांग की है। ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन है 4 इंची का, बड़ी माइनिंग प्लांटिंग का, ना मशीनरी काम करने का कोई मानक नहीं है, मगर ये प्रशासनिक जिला प्रशासन से, जिला स्तर से ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 4 इंची जो हो ये बंद हो। जो मजदूर पलायन कर रहा है, गांव छोड़ रहा है, भुखमरी के कगार पे चल रहा है, तो ये अगर ये 4 इंची बंद हो जाएंगी, मशीनरियों से काम बंद हो जाएगा, तो यहाँ के मजदूरों का पेट पालन हो जाएगा। ज़्यादा ही खतरा है, जैसे ओवरलोड या ठेला आते हैं भरे हुए और कहीं धोखे से मतलब गिर जाए, इन पर रोड भी खराब है, गिर जाते हैं या बच्चे निकले आते स्कूल आते और जाते टाइम में, तो खतरा तो बना ही रहता है। पूरे टाइम आपके ठेला चलते हैं। ये बड़ी ब्लास्टिंग से अब ब्लास्टिंग भी होती है तो ब्लास्टिंग तो मान लीजिए ये वाइब्रेट होता है, वो तो गांव के लिए नुकसान है, लेकिन मतलब ये रोड और यहाँ से निकलने वाले ठेलों से बच्चों को ज़्यादा नुकसान है। इधर जनपद उन्नाव के बीघापुर ब्लॉक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया गया। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों द्वारा त्रिशूल दीक्षा दी गई। वहीं मुख्य अतिथि प्रांतीय मंत्री अविनाश जी ने अपने पदाधिकारियों को बजरंग दल का त्रिशूल सौंपा। इस मौके पर हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सभी बजरंगियों को ये त्रिशूल देश की रक्षा, हिंदू सुरक्षा, लव जिहाद और देश में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ सशक्त हथियार के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया गया है। ऐसी स्थिति में संगठन विस्तार और संगठन की मजबूती पर प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया। साथ ही प्रांत से तय कार्यक्रम की रूपरेखा और योजना पर भी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से उपस्थित पदाधिकारियों में विश्व हिंदू परिषद उन्नाव जिला अध्यक्ष संजय शुक्ला, जिला संयोजक आलोक राजपूत, जिला सह संयोजक कार्तिकेय दीक्षित, अखिलेश राज चौधरी, राम प्रसाद मौजूद रहे। तो प्रदेश स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती देने के लिए और उनकी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन कर सकें, इसके लिए खास तौर से त्रिशूल दिया गया है। सनातन धर्म रक्षा का दायित्व ये निभाना है, ये जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तय कार्यक्रम की रूपरेखा और योजना पर अमल कैसे करना है, इसके बारे में भी उपस्थित सदस्यों को संपूर्ण जानकारी दी गई। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे खबर का रुख कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए लखनऊ से खबर ले रहे हैं, जहां यूपी की राजधानी लखनऊ में संत श्री आसाराम बापूजी के साधकों ने तुलसी पूजन दिवस पर भव्य झांकी और रैली निकालकर लोगों को तुलसी पूजन के लिए प्रेरित किया। शहर में संत श्री आसाराम बापूजी के समर्थकों ने तुलसी पूजन करके आम जनों तक दिव्य संदेश पहुंचाया। जहां आश्रम की तरफ से निकाली गई रैली का शहर के कई गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और इस रैली में हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली से पहले सभी साधकों ने आश्रम में तुलसी के पौधे का पूजन किया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना जाता है और आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है, क्योंकि ये औषधि का काम भी करती है। बता दें कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां हमेशा सुख शांति का वास होता है। भारतीय संस्कृति को अपनाए। हरि हरि। यूपी के झांसी की बात करेंगे, जहां झांसी जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करने अखिलेश यादव झांसी पहुंचे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जनता की किसी भी समस्या का उनके पास समाधान नहीं है, इसलिए वो समाजवादियों और आम जन को चिन्हित कर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। जेल में बंद पूर्व विधायक निर्दोष साबित होंगे और जल्द ही जेल से रिहा होंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद लोगों को झूठे फर्जी मुकदमे में फंसा रहा हो तो जनता जवाब देगी। कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हों तब बेटे को छोड़ेंगे। और आइए खबर यूपी के हरदोई से है, जहां दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वास्थ्य महकमे के कई महीनों से चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी स्वास्थ्य महकमा अब टालमटोल करता हुआ नजर आ रहा है। दूर दराज से आए हुए दिव्यांगों से डॉक्टरों के द्वारा फिर आना कहकर वापस कर दिया जाता है। दिव्यांगों को कई बार अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पर बने ट्रॉमा सेंटर में बैठे हुए डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दिव्यांगों का कहना है कि हम कई
कई महीनों से इसी तरीके से अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहां आते हैं और डॉक्टर साहब कल आना कहकर वापस कर दिया जाता है। फिलहाल पूरे प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दोषी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। दिव्यांगों को पुनः इसी प्रकार से ट्रॉमा सेंटर में बैठे डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मेरा नाम विपिन है। ये बताओ कब से यहाँ दौड़ते हो? हम 7 सोमवार आ चुके हैं यहाँ। क्या कह देते डॉक्टर? डॉक्टर यही कह दिया कैसे कैसे नमूनों को यहाँ लाते हैं। मुझे अंदर बुलाया पहले और फिर मुझे से कहा यहाँ कैसे कैसे नमूने आते हैं। ये मैं लेटिन ठाड़े होके करते हैं और इतनी बार दौड़ के आए और यही कह देते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं ये मेरी पेंशन बन जाए और मेरा सर्टिफिकेट बन जाए। और तो कितने दिनों से है समस्या तुम्हें? मुझे तो जन्म से आई थी हूँ। कितने दिनों से यहाँ दौड़ रही हैं आप? हम दौड़ रहे हैं, बहुत दिन से दौड़ रहे हैं। क्या कह देते डॉक्टर? डॉक्टर साहब का मिलत नहीं हो, मिलत तो बनावत नहीं। तो सरकार से क्या मांग करना चाहती है? और सरकार से मांग रहे हैं हमारो यो बनी जाए, हमें बहुत क्या बन जाए? दूर दराज से आए हुए विकलांगों का कहना है कि जब हम यहाँ पर आते हैं या तो डॉक्टर यहाँ से उठ जाते हैं या कल आना यह कहकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आइए यूपी के झांसी की बात कर लेते हैं, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियां परखी गई, जिसके चलते झांसी में जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। एसडीएम सदर निधि बंसल ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड कार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, माफ कीजिएगा, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दवाइयों की व्यवस्थाओं को चेक किया। एसडीएम ने बताया कि मॉडल के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। इसके अलावा जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। कोविड-19 की लहर को देखते हुए आज शासन स्तर से मॉक ड्रिल सारे अस्पतालों में और सारे जो फैसिलिटीज़ होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ उसमें कराई जा रही है। उसमें से आज जिला अस्पताल झांसी में हमने कोविड का मॉक ड्रिल कराया। उसमें हमने सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट का फंक्शनलिटी चेक किया, उसका प्रेशर चेक किया, सैचुरेशन चेक किया, जो बिल्कुल सही पाया गया, जिससे संतुष्टि हुई कि हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है यदि आगे ज़रूरत पड़ी तो फुल्ली फंक्शनल है और जब भी उसको चाहें उसको ऑपरेट इस्तेमाल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कोविड के आइसोलेशन वार्ड्स चेक किए, वेंटिलेटर्स चेक किए, सबकी फंक्शनलिटी चेक की जो बिल्कुल सही पाई गई। उसके साथ हमने मेडिकल का स्टॉक भी चेक किया, इसमें बेसिक मेडिसिन होती हैं जो पैरासीटामॉल हैं, एजिथ्रोमाइसिन हैं, उसकी उपलब्धता पर्याप्त है। बट जो कोविड की स्पेसिफिक इधर 28 दिसंबर को दरभंगा नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले दरभंगा मेयर पद की एक महिला उम्मीदवार अंजुम आरा के पति सबैतुल्लाह उर्फ डब्बू खान का विवादित और भड़काऊ वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। दरअसल वायरल वीडियो में सीधे सीधे एक समुदाय को धमकी भरी लहजे में कहा जा रहा है। तो वहीं इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दरभंगा एसएसपी ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है और इसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक जो उम्मीदवार हैं उनके हस्बैंड की, संभवतः वह वीडियो लग रहा है कि पुराना है, लेकिन उसमें जो बातें हैं वो आपत्तिजनक हैं ही। उसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है। यदि उस पर पहले से प्राथमिकी दर्ज नहीं है, जब वो ओरिजिनल वीडियो बना होगा तब का, तो वो ऊपरी असम के जोरहाट में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जिले के लाहदोईगढ़ पुलिस चौकी अंतर्गत सटाई में सोमवार का दिन लोगों के लिए दहशत भरा रहा। इलाके में तेंदुओं के हमले से दर्जन भर लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तेंदुए के हमले में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं वन विभाग की 4 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और अंचल के आवासियों से पूछताछ करने के बाद तेंदुओं को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई।
इधर ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ का मोरान क्षेत्र जबरदस्त ओलावृष्टि बिछी बर्फ की चादर में ढका नजर आ रहा है। भारी ठंड के चलते पारा गिर रहा है। सुबह मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कई जिलों में भीषण बरसात के साथ ही जिले के मोरान क्षेत्र में कई इलाकों में मामूली बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। वहीं 20 मिनट तक चली ओलावृष्टि से इलाके की सड़कों और खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आइए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शरदकालीन अवकाश शुरू होते ही विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। यहाँ हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ओरछा का राम राजा मंदिर, जिसे बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है, यहाँ राम राजा सरकार के दर्शनों के लिए नए साल में हजारों लाखों श्रद्धालु छुट्टियों में दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कितनी क्राउड चल रहा है, तो टिकट के हिसाब से अगर बात करें तो करीबन 1,500 लोग अभी आ चुके हैं और शाम तक अनुमान है कि 2-2,500 तक आ जाएंगे। बाकी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं जो फ्री है, और भी तरह से लोग आते हैं, तो मान के चले 3-3,500 तक आज लोग विजिट कर लेंगे। ओरछा के बारे में हमने सुना था कि ओरछा धार्मिक नगरी है और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत स्थल है, और जैसा कि मैं आया और घूमा तो देख के उससे भी ज़्यादा, जैसा सुनने को मिलता था उससे भी ज़्यादा और खूबसूरत जगह लगी। और चूँकि आज का दिन है और विंटर वेकेशन भी है, तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पर्यटक, और यहाँ मतलब आज का दिन काफ़ी खुशनुमा माहौल है और बहुत सारी भीड़ आई है। इधर ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में हथियार का जखीरा बरामद होने से सनसनी फैल गई है। डिब्रूगढ़ सदर थाना के प्रभारी राज बहादुर क्षेत्री के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर शहर के समीप के एक बागान में विस्फोटक सामग्री को जब्त करने में सफलता मिली है। 19 दिसंबर को असम के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने डिब्रूगढ़ में कानून परिस्थिति को लेकर असम के आतंकवादी संगठन अल्फा के अलावा कई संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। कल शाम को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि साउथ जालान नगर, वेस्ट मिलर नगर के पीछे जो बागान है वहाँ पर कुछ आर्म्स एम्यूनिशन छुपा हुआ है। तो इसीलिए हमारी डिब्रूगढ़ सदर थाना की टीम ओसी के नेतृत्व में, साथ में ही सीआरपीएफ, इन लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन किया और रात में वहाँ से 2 AK का मैगजीन, 12 राउंड गोली, 2 बॉटल ग्रेनेड और टाइमर डिवाइस ये बरामद हुआ है। और अभी हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पर हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि अगर किसी ने पहले ये देखा था और उनकी जानकारी में अगर कुछ है तो। क्या एम्यूनिशन है, ये काफ़ी पुराना है, अभी तक कोई डायरेक्ट क्लू हमें ऐसा नहीं मिला। इधर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में मां गायत्री परिवार की ओर से 3 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर गायत्री मंदिर प्रांगण से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जहां एक विराट रैली शहर का परिक्रमा करते हुए बाबा तालाब पहुंचकर कलश भरकर पुनः शहर के परिक्रमा करते हुए गायत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचकर कलश स्थापना के बाद मंदिर प्रांगण में बने प्रसाद ग्रहण किया गया। राजगांगपुर शाखा गायत्री परिवार की ओर से प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है। तो 3 दिवसीय 9 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत हुई है। महायज्ञ में पूजा संपन्न हुई है। कलश यात्रा इसके निमित्त निकाली गई और आप देखिए कि ये कलश यात्रा जो पूरे शहर में घूमी, जिसमें पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रसाद वितरण भी हुआ और पूरे विधि विधान के साथ मां गायत्री की पूजा अर्चना कर ये महायज्ञ संपन्न किया गया। और इस युग निर्माण योजना से 2003 से यहाँ पर और 1976 से शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़ा हुआ। आज जो गायत्री परिवार को लेकर कलश यात्रा का आयोजन और 9 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन आपने किया है, इस पर 2 शब्द बताएंगे? हाँ, जरूर बताएंगे। ये 9 कुंडी यज्ञ हर साल होता था। कोविड की वजह से 2 साल बंद था। 2006 में इस मंदिर का निर्माण हुआ
तब से लेकर के आज तक हम लोग बराबर करते आए हैं। सिर्फ कोविड पीरियड में 2 साल नहीं हुआ है। और ये लोगों का आत्मोत्थान, नशा निवारण। जैसे कि मैं गायत्री माता के बारे में सुना कि उनके जो यहाँ पे जिन्होंने जो जुड़े हैं उनसे मैं कई बातों को सुना हूँ गायत्री माता के बारे में, तो उनसे बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया। अचानक से मेरे को क्यों ऐसा लगा हुआ पता नहीं, पर बहुत श्रद्धा के साथ मैं इससे जुड़ा हूँ। बहुत खुशी महसूस होता है मेरे को यहाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर कोई को गायत्री माता के मंदिर से जुड़ना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। सेवा करके देखने से ही पता चलेगा कि हमको क्या इसका वरदान मिलता है। जग तो ठीक ही से होता है हर साल। 2 साल कोरोना में नहीं हुआ, 2 साल के बाद अब ये साल हो रहा है। नवकुंडीय महायज्ञ आज कलश यात्रा है और कल हवन होगा, परसों भी हवन, शाम को, कल शाम को दीप यज्ञ। और चलिए इसी के साथ आपका राज आपकी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।